Hello students, so I am Anurag Srivastav and I am here to discuss with you the subject of Business Statistics and Analytics, which is a part of the first semester of MBA. And in this subject right now we are talking about second unit topic of index numbers. इंडेक्स नंबर्स के बारे में हम लोग कुछ सेशंस पहले देख चुके हैं. इंडेक्स नंबर्स के बारे में पहले हम लोग बात कर चुके हैं. इंडिसेस होते क्या हैं इसके बारे में हम लोगों ने बात किया था. इंडिसेस कितने तरह के होते हैं, कितने तरह से कितने फार्मूले होते हैं, कैसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये कई सारी चीज़ें जो हम लोगों ने पहले देख चुके हैं उससे रिलेटेड अब न्यूमेरिकल्स कुछ हम लोग आज के सेशन में देखेंगे. तो इंडिसेस ऑब्वियसली इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ टुडेज़ लाइफ, और कई सारे चीज़ें, कई सारे फिनोमेना को मेज़र करने के लिए इंडिसेस का यूज़ किया जाता है. तो कुछ एक पुराने जो आपके पेपर में आ चुके हैं क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस हम लोग आज देखेंगे और उसके थ्रू किस तरह से न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है ये चीज़, इसके बारे में हम लोग आज समझेंगे. सो द questions on indices normally they have been asked related to price index only, क्योंकि प्राइस इंडेक्स ही सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाना इंडेक्स वाला इंडेक्स नंबर है. प्राइसेस में चेंजेस काफ़ी तेज़ी से होते हैं, और जब हम अगर लंबे पीरियड के बारे में भी अगर हम बात करें तो काफ़ी कुछ चेंजेस जो हो जाते हैं, और प्राइसेस में और इनकम लेवल्स यानी कि मॉनेटरी चीज़ों से रिलेटेड जो भी चेंजेस होते हैं उनका क्या इम्पैक्ट है ये समझना ज़रूरी हो जाता है कभी कभी. तो वो कैसे हम समझेंगे इसके बारे में जो कुछ न्यूमेरिकल्स ये सब हम लोग देखते हैं. तो एक 2011 के न्यूमेरिकल से हम लोग शुरुआत करते हैं. इंडिसेस एक ऐसा टॉपिक है जिसमें ट्रेडिशनली न्यूमेरिकल्स पूछे नहीं जाते थे, थ्योरी क्वेश्चन ज़्यादा इसके ऊपर आते थे. 2008 इनफैक्ट एज फार आई रिमेंबर वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन न्यूमेरिकल्स ऑन इंडिसेस वर आस्क्ड, और उसके बाद से बहुत रेगुलरली तो नहीं लेकिन मोर और लेस हर दूसरे तीसरे साल तो इसका एक क्वेश्चन, एक ना एक न्यूमेरिकल आ ही जाता है. नहीं आता है तो थ्योरी तो पूछा ही जाता है. तो थ्योरी में जो भी चीज़ें हैं वो हम लोग पहले कवर कर चुके हैं, काफ़ी कुछ हम लोग देख चुके हैं, थ्योरी के बारे में समझ चुके हैं. अब हम लोग बात करेंगे अबाउट सर्टेन न्यूमेरिकल्स ऑफ इंडिसेस स्टार्टिंग विद दिस पर्टिकुलर विच वॉज आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन इन 2011 एज मैंशनड ऑन द स्लाइड. ये आप लोग ध्यान रखेंगे, जो भी रेड से ईयर ब्रैकेट में मार्क किया हुआ है उस साल वो क्वेश्चन पूछा गया है. कंप्यूट लास्ट पेयर्स, पार्शेज, फिशर्स एंड मार्शल एजवर्थ इंडेक्स नंबर्स फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा. कई सारे इंडिसेस यहाँ पर पूछे गए हैं. एक्चुअली वेटेड इंडिसेस में हम लोगों ने 7 फार्मूले देखे थे, 7 में से 4 यहाँ पर पूछे जा रहे हैं. मैंने आप लोगों को ये भी बताया था पिछले सेशन में कि किस तरीके से एक कुछ तरीका बताया था, एक ट्रिक बताने की कोशिश की थी, अगर आप लोग को याद हो और वो समझ सकें कि कैसे यू कैन डिवाइज योर ओन ट्रिक्स ऑल्सो, कि कैसे हम लोग फॉर्मूले और नाम याद रख सकते हैं इंडिसेस के. ये दोनों थोड़े से टिपिकल या मुश्किल हो सकते हैं, एक्चुअली थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकते हैं, नॉट एग्जैक्टली डिफ़िकल्ट बट कंफ्यूजिंग. तो उनमें से 4 पूछे जा रहे हैं. 4 पूछा जा रहा है इसका मतलब है क्वेश्चन बहुत लेंदी नहीं है. एक्चुअली कंप्यूटेशंस हमें वही करने होते हैं, हमें प्राइसेस और क्वांटिटीज़ का प्रोडक्ट ही निकालना होता है, और उनको जब हम एक बार निकाल लेते हैं तो अलग अलग तरीके से फार्मूले हैं, और फार्मूले में अगर आपको फार्मूला याद है तो फार्मूले में रख करके आप आसानी से ये कैलकुलेशंस कर सकते हैं. तो 2 साल का डेटा, और यही टिपिकल क्वेश्चन है, इसी तरीके से आपसे नॉर्मली सवाल पूछे जाते हैं. 2 साल का डेटा दिया जाएगा, इसमें कुछ कुछ वेरिएशंस होते हैं, वो भी हम लोग देखेंगे आगे. कुछ और क्वेश्चंस भी देखेंगे कि किस किस तरीके से यहाँ पर आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने की या ट्रिक करने की कोशिश की जा सकती है, और वहाँ क्या चीज़ का ध्यान रखना है ये भी हम लोग समझेंगे. क्योंकि इंडिसेस एक्चुअली पहले पूछा इसीलिए नहीं जाता था क्योंकि इसके क्वेश्चंस कंपैरेटिवली आसान होते हैं, डायरेक्ट होते हैं. तो उसमें भी लेकिन कैसे हम थोड़ा सा उसको ट्विस्ट कर सकते हैं, इसके भी एग्जाम्पल्स हम लोग आगे के क्वेश्चंस में देखेंगे. बट दिस वन इज़ स्ट्रेट फॉरवर्ड in the year 2011. तो 1998 और 1999 के prices of 4 different items or commodities A, B, C and D namely are given. ये 4 दिया हुआ है, चारों के prices दिए हुए हैं. 1998 में क्या थे, 1999 में क्या थे, चारों की क्वांटिटीज़ दी हुई हैं. 1999 में क्वांटिटी ऑफ कंजम्पशन अगर हम सब मान लें इसको,
कितना था और 1998 में कितना था और 1999 में कितना था, ये चीज़ें दी हुई हैं। अब आपको मालूम है सिंपल सा तरीका है, अगर हमें प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट करना है, प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट करना है, यहाँ पे हालांकि ये नहीं लिखा है कि कौन सा इंडेक्स कैलकुलेट करना है, ये थोड़ा सा एक चीज़ इसमें मेंशन करने से क्लैरिटी थोड़ी आ सकती थी, लेकिन नहीं मेंशन अगर किया जाएगा तो आप ये मान करके चलेंगे कि प्राइस इंडेक्स ही निकालना है। इफ़ इट इज़ नॉट मेंशनड वेदर यू हैव टू कैलकुलेट प्राइस इंडेक्स और क्वांटिटी इंडेक्स और वैल्यू इंडेक्स, then you should calculate, you should go for price index only। वैसे वैल्यू इंडेक्स तो के लिए कोई अलग अलग फॉर्मूले वैसे होते भी नहीं है, वैल्यू इंडेक्स का केवल एक ही फॉर्मूला है। तो वैल्यू इंडेक्स अगर होता तो इसमें ये नहीं मेंशन होता कि लास्ट पेयर्स, पार्शेस, फिशर्स और मार्शल एजवर्थ आपका इंडेक्स नंबर निकालना है। तो दो ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो प्राइस या तो क्वांटिटी, एंड नॉर्मली वी गो फॉर प्राइस इंडेक्स। सो हियर ऑल्सो वी आर गोइंग टू कैलकुलेट प्राइस इंडिसेस। तो प्राइस इंडिसेस लास्ट पेयर्स मेथड से अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें चाहिए होगा, इसको अगर हमने पहले हम टेबलर फॉर्म में ऐसे लिख लें तो जो 1999 बेस ईयर है, 1999 विल बी टेकन एज द बेस ईयर। तो 1999 के प्राइसेस और क्वांटिटीज़ को हमने P0 और Q0 ले लिया। 1998 के प्राइसेस और क्वांटिटीज़ P0 Q0 हो गए। 1999 इज़ द करंट ईयर इन दिस केस, तो उसके प्राइसेस और क्वांटिटीज़ जो हैं वो P1 और Q1 हो गए। अब लास्ट पेयर्स मेथड अगर हम सबसे पहले देखें तो लास्ट पेयर्स मेथड में जो बेस ईयर की क्वांटिटीज़ हैं उनको वेट की तरह से यूज़ किया जाता है। बेस ईयर की क्वांटिटीज़ हैं उनको वेट की तरह से यूज़ किया जाता है। जब हम कंपेयर करेंगे तो P1 बाई P0 करेंगे, एक चीज़ तो ये ध्यान रखना है। और बेस ईयर की क्वांटिटीज़ को वेट की तरह से यूज़ किया जा रहा है, इसलिए P1 इंटू Q0 चाहिए होगा हमें। तो P1 इंटू Q0 विच इज़ दिस पर्टिकुलर कॉलम, यहाँ P1 इंटू Q0 निकाला जा रहा है। फिर ये चला जाएगा न्यूमरेटर में लास्ट पेयर्स मेथड में। फिर हम P0 इंटू Q0 निकालेंगे, जो बेस ईयर की प्राइसेज हैं उनको बेस ईयर की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे एज विच आर बीइंग यूज्ड एज रेट। तो ये कॉलम हो गया। इन दोनों का जो समेशन है, टोटल है, P1 Q0 का जो टोटल हम करेंगे 150 प्लस 32 प्लस 30 प्लस 12 दैट विल कम टू 224। और इसी तरह से P0 Q0 को जब हम ऐड करेंगे तो वो टोटल वैल्यू आ गई, इन चारों की आ गई 209। तो लास्ट पेयर्स मेथड के लिए तो इतने से हमारा काम हो जाएगा। लास्ट पेयर्स फार्मूला जो है वो हमें मालूम है। लास्ट पेयर्स फार्मूला इज़ गिवन बाई P01 इज इक्वल टू समेशन P1 Q0 अपॉन समेशन P0 Q0। ऑब्वियसली इट हैज़ टू मल्टीप्लाइड बाई 100, क्योंकि इंडिसेस को हम लोग एक तरह से परसेंटेज के टर्म्स में ही दिखाते हैं। तो वैल्यू जब हम ये रखेंगे, जो वैल्यूज़ हमने अभी कंप्यूट की हैं, तो P1 Q0 का जो टोटल है वो है 224, P0 Q0 का जो टोटल है वो है 209। तो वी गेट P01 इज इक्वल टू 224 बाई 209 मल्टीप्लाइड बाई 100। इसको कंप्यूट करने पे वैल्यू आ रही है 107.177 अराउंड, 107.18 बोल सकते हैं इसको। यहाँ पर एक बार थोड़ा सा इसका मतलब भी समझ लें हम लोग, और जिससे कि ये थोड़ा आइडिया रहेगा कि ये जो वैल्यूज़ इंडिसेस की आती हैं इनको इंटरप्रेट कैसे किया जाएगा, बिकॉज दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अ मैनेजर। मैनेजर के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ यही है, क्या हमने कैलकुलेट किया वो उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। जो कैलकुलेट मतलब ऑब्वियसली द वैल्यू शुड बी करेक्ट, लेकिन उसका मतलब क्या है, वो प्रैक्टिकली हमारे किस काम आ रहा है, हमारे उसका क्या पर्पज़ है, ये भी समझना ज़रूरी है। तो 107.177 implies that the prices of the year 1999 हमारा करंट ईयर है। 1999 के जो प्राइसेस हैं वो 1998 के प्राइसेस के मुकाबले, जो बेस ईयर था उसके मुकाबले प्राइसेस 107.177% हो गए हैं। मतलब अगर उस समय 1997 में किसी चीज़ का दाम 1900 जो हमारा ईयर था पुराना, जो 1997 नहीं, 1998 में जो हमारे प्राइसेस थे उसके मुकाबले 1999 के जो प्राइसेस हैं वो 107.177% हो गए। जो चीज़ 98 में 100 रुपये की थी वो अब 107 रुपये 17 पैसे या 107 रुपये 18 पैसे की हो गई।
ये सिंपल मतलब है इंडेक्स का किसी भी मेथड से। लास्ट पेयर का फॉर्मूला यहाँ पर ये कह रहा है कि जो चीज़ 100 रुपये की थी 98 में, वो चीज़ 107 रुपये 18 पैसे की हो गई है 99 में। दिस इज़ द सिंपल मीनिंग ऑफ इंडेक्स। मे बी बाकी जो फॉर्मूले हैं उनसे थोड़ा सा अलग रिजल्ट आ सकता है, लेकिन जो भी रिजल्ट है उसका मतलब क्या है, दैट ऑल्सो वी शुड ऑलवेज कीप इन माइंड। तो ज़्यादातर केसेस में आप यही पाएंगे कि अगर हमने बेस ईयर पुराना लिया है और जो करंट ईयर है वो बाद का लिया हुआ है, तो जो वैल्यू आएगी इंडिसेस की, इंडेक्स नंबर की वैल्यू, वो 100 से ज़्यादा ही आनी चाहिए। ये थोड़ा सा एक चेक यहाँ पर हम कह सकते हैं। ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमें याद रखनी चाहिए कि कैसे हम ये चेक करें। मान लीजिए थोड़ा सा कुछ एक होना चाहिए कि जो भी आंसर आ रहा है उसको एक अंदाज़ा लगा लिया है कि कहीं कुछ गड़बड़ी तो नहीं है। तो आंसर कुछ कैलकुलेशन में आपने गड़बड़ की है, मेजर गड़बड़ी तो नहीं हो सकती, लेकिन कहीं अगर आपका यहाँ पर 95 आ गया होता वैल्यू, 100 से कम वैल्यू आई होती, तो एक बार ये ऐसा कोई रूल नहीं है कि 100 से कम नहीं हो सकता है, लेकिन एक बार फिर भी हमको चेक कर लेना चाहिए कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, क्योंकि प्राइसेस बढ़ेंगी ही। नॉर्मली एक्सपेक्टेड बिहेवियर प्राइसेस का यही है कि साल दर साल उनको बढ़ना चाहिए, घटने की नौबत बहुत ही रेयर होगी। तो 107.177 अगेन आई रिपीट, उसका मतलब है कि 98 के मुकाबले जो प्राइसेस हैं वो 7 रुपये 18 पैसे बढ़ चुके हैं। फिर इसी तरीके से जब हमें निकालना है पार्शेज इंडेक्स, तो पार्शेज इंडेक्स में हमने क्या किया, पार्शेज इंडेक्स में हमें जो करेंट ईयर क्वांटिटीज़ हैं उनको वेट की तरह से यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है। तो समेशन P1 Q1 ये चाहिए होगा विच इज़ 259, और समेशन P0 Q1 चाहिए होगा जो कि 246 है 246। और पार्शेज फॉर्मूले में जब हम इसको रखते हैं तो हमें मिल गया 259/246 इंटू 100। तो पार्शेज फॉर्मूले के हिसाब से जो वैल्यू आ रही है इट इज़ 105.2846। दैट मीन्स वॉट एवर वॉज इन द बेस ईयर 100 रुपये की जो चीज़ थी वो अब 105 रुपये 28 पैसे की हो गई। छोटी सी चीज़ यहाँ पर देख लें, लास्ट पेयर्स इंडेक्स की वैल्यू 107 आ रही है और पार्शेज इंडेक्स नंबर की वैल्यू 105 आ रही है। ये डिफरेंस कुछ ना कुछ तो होगा ही, लेकिन शायद ये डिफरेंस इसलिए है क्योंकि लास्ट पेयर्स इंडेक्स में हमने जो क्वांटिटी ली है वो बेस ईयर की है और पार्शेज इंडेक्स में जो क्वांटिटी है वो करंट ईयर की है। करंट ईयर में अगर प्राइसेस बढ़े होंगे तो क्वांटिटी का कंजम्पशन जो है वो घट गया होगा, उस चीज़ का कंजम्पशन घट गया होगा। और ऐसा ही टेबल में भी दिख रहा है हमें, जो चीज़ 5 रुपये की थी वो 6 रुपये की हो गई, वहाँ पे क्वांटिटी बढ़ गई है। जो चीज़ बी जो है वो 3 रुपये का था 4 रुपये का हो गया, वहाँ क्वांटिटी बढ़ गई है, लेकिन सी में घट गया है, डी में भी वैसे तो बढ़ ही गया है। तो इस तरह से जो डिफरेंस आ रहे हैं इसके कारण से ही ये चीज़ हो रही है कि वैल्यू कम मिल रही है। फिर तीसरा जो हमें निकालना था वो था फिशर्स इंडेक्स, विच इज़ ऑल्सो इफ़ यू रिमेंबर नोन एज द फिशर्स आइडियल इंडेक्स नंबर, एंड इट इज़ द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ लास्ट पेयर एंड पार्शेज इंडिसेस। तो सिंपल करना क्या है यहाँ पर, तो अगर हमने दोनों चीज़ें कैलकुलेट कर रखी हैं तो यहाँ पर हमें केवल लास्ट पेयर 224/209 को पार्शेज 259/246 मल्टीप्लाई करना है, स्क्वायर रूट निकालना है और 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ रही है 106.23। दोनों के बीच में ही आएगा। फिशर का जो इंडेक्स है वो पार्शेज और लास्ट पेयर्स की वैल्यूज़ के बीच में ही आएगा क्योंकि दोनों का ज्योमेट्रिक मीन है। फिर चौथा जो हमसे पूछा गया था वो था मार्शल एजवर्थ। एक बार जब आपने लास्ट पेयर और पार्शेज फार्मूला से कैलकुलेट कर लिया है तो फिशर और मार्शल एजवर्थ आसान हो जाते हैं, क्योंकि फिशर और जो है वो लास्ट पेयर्स और पार्शेज का ज्योमेट्रिक मीन है, मार्शल एजवर्थ जो है वो दोनों का अरिथमेटिक मीन है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने उसी तरीके से फॉर्मूले में जब इसको सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो वैल्यू आ रही है हमारी 106, दोनों का ज्योमेट्रिक, दोनों का, क्योंकि ये अरिथमेटिक मीन है तो दोनों के बीच में ये इसकी भी वैल्यू आएगी। अगर आप 107 और 105 जो अप्रॉक्सीमेट जो वैल्यूज़ हैं उनको मीन निकालेंगे तो 106 ही आएगा, दोनों का, दोनों के बीच की वैल्यू 106 आ रही है। तो 106.15 इज़ द वैल्यू ऑफ मार्शल एजवर्थ इंडेक्स नंबर। तो इसके अलावा भी अगर कोई पूछा गया होता, ड्रॉबिश बाउली पूछा गया होता या वॉल्श का इंडेक्स नंबर पूछा गया होता, उस केस में भी प्रोसेस यही है, आपको यही कॉलम्स बनाने हैं, ये ध्यान रहे। आपको P1 Q0 चाहिए, P0 Q0 चाहिए। अगर हमें वॉल्श का फॉर्मूला अगर यूज़ करना होगा तो वहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि
Q1 और Q0 का ज्योमेट्रिक मीन हमको निकालना पड़ता, तो एक दो कॉलम यहाँ पे बढ़ जाते उस केस में, लेकिन तरीका यही है और इस तरीके से हम ये 4 वैल्यूज़ कंप्यूट कर सकते हैं। तो दिस इज़ हाउ वी गो अबाउट कैलकुलेटिंग इंडिसेस। लेकिन इससे ज़्यादा भी कुछ चीज़ें पूछी जाती हैं कभी कभी एग्ज़ाम में। ये वाला क्वेश्चन जैसे है ये तो वैसा ही है, इसे हम लोग यहाँ पर सॉल्व अभी नहीं करेंगे क्योंकि इसमें वही तरीका है, सब कुछ है, कोई और अंतर नहीं है। 4 कमोडिटीज़ वहाँ थी, 4 कमोडिटीज़ यहाँ हैं, वहाँ पर बेस ईयर और करंट ईयर के प्राइसेस और क्वांटिटीज़ दी हुई थी, यहाँ पर भी दी हुई, वैल्यूज़ ज़रूर चेंज हो गई हैं। 2019 दैट मीन्स दिस इज़ द क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड मोस्ट रिसेंटली ऑल्सो। तो ये पूछा गया था क्वेश्चन, और इसमें जो आंसर मैंने आपको दिया हुआ, इसको आप पूरा जो भी प्रोसेस पिछले क्वेश्चन का था उसी हिसाब से जब आप फिशर्स आइडियल इंडेक्स नंबर यहाँ पे निकालेंगे तो वैल्यू 107.73 आएगी। दिस इज़ फॉर योर प्रैक्टिस। फिर इसी तरीके से एक बार और 2014 में 2014 में सिमिलर अगेन क्वेश्चन, इसमें एक्चुअली एक कमोडिटी कम भी हो गई है तो लेकिन बाकी सारी चीज़ें वैसे ही हैं। ये भी एक बार आप इसको प्रैक्टिस करेंगे। इस क्वेश्चन में और बाकी जो पिछले 2 क्वेश्चन थे उसमें डिफरेंस क्या है, छोटा सा डिफरेंस है। मैंने आपको कहा था इन जनरल क्या होगा कि जो प्राइसेस हैं वो इंक्रीज़ हो रहे होंगे, इसलिए इंडिसेस की वैल्यू किसी भी मेथड से आप निकालेंगे तो 100 से ज़्यादा आनी चाहिए। लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आप देख सकते हैं प्राइसेस 2009 में जो भी हैं 2014 में उससे कम हो गए हैं। 2009 में ए के प्राइसेस 5, 2014 में 4 हो गए, 8 से 7 हो गया बी का प्राइस, 6 से 5 हो गया सी का प्राइस, और इसीलिए यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है वो 100 से कम आ रही है। मतलब क्या हुआ, 2009 में जो चीज़ 100 रुपये की थी वो वही चीज़ 2014 में 5 साल बाद एक्चुअली 83 रुपये 59 पैसे की हो गई। बिलीव करना थोड़ा मुश्किल है, ऐसा होता नहीं है, लेकिन फिर भी एज पर एज दिस क्वेश्चन ये रिज़ल्ट हमको मिल रहा है। तो ये भी चीज़ें थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे कि ऐसे रिज़ल्ट्स अगर आ रहे हैं तो एक बार अगर आपने प्राइस पर नज़र डाल ली तो पता चल जा रहा है कि हाँ इसमें कहीं कैलकुलेशन की गलती नहीं है। सो दिस ऑल्सो यू शुड प्रैक्टिस। और अब अगला सवाल जो हम लोग देखेंगे वो ये है, कैलकुलेट द प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर द ईयर 2001 विद 1991 एज द बेस ईयर फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। तो डेटा दिया हुआ है। अब इस डेटा को जो अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पर थोड़ी सी आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की गई है या फिर गलती इंड्यूस करने की कोशिश की गई, एक तरह से कह सकते हैं। ये वैसा सीधा साधा सवाल नहीं है जैसे कि पिछले 3 क्वेश्चंस थे। 3 यहाँ पर कैलकुलेट लास्ट पेयर्स, पार्शेस और फिशर्स 3 इंडेक्स निकालने हैं, जैसे कि बाकी में पहले वाले में निकालना था, दूसरे में निकालना था, तीसरे में निकालना था। डिफरेंस क्या है, बाकी जो क्वेश्चन थे उसमें प्राइस और क्वांटिटी दिया हुआ था, लेकिन इस क्वेश्चन में प्राइस और वैल्यू दी हुई है 1991 के लिए और क्वांटिटी और वैल्यू दी हुई है करंट ईयर 2001 के लिए। तो अच्छा, एक चीज़ तो ये है। दूसरा डिफरेंस क्या है, यहाँ पर एक चीज़ और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी हुई है, यूनिट दी हुई हैं। ए की यूनिट दी हुई है, बी की यूनिट, सी डी यूनिट्स दी हुई हैं। ये तो बिल्कुल आपको कंफ्यूज करने के लिए ही दिया गया है। यूनिट का यहाँ पर कोई काम ही नहीं है। इस कॉलम को हमें केवल इग्नोर कर देना है। नो नीड टू थिंक अबाउट इट। लेकिन ध्यान कहाँ पे देना है, ध्यान ये देना है कि 1991 में प्राइस और वैल्यू है तो क्वांटिटी कहाँ से आएगी, और दूसरी चीज़ 2001 में वैल्यू और क्वांटिटी है तो प्राइस कहाँ गया, वो कहाँ से आएगा। तो हमें मालूम है, सिंपल सी बात है कि V इज़ इक्वल टू P डिवाइडेड बाई Q। वैल्यू की जो आई एम सॉरी V इज़ इक्वल टू, आई राइट इट अगेन, P Q। प्राइस और क्वांटिटी को अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी। प्राइस और क्वांटिटी को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी। तो प्राइस और वैल्यू अगर दिया हुआ है, चाहिए हमें क्वांटिटी, तो एक्चुअली हमें दिया क्या है, वैल्यू जो दिया हुआ है वो दिया हुआ पी क्यू। 1991 के लिए पी और क्यू का प्रोडक्ट पहले से दिया हुआ है, मतलब P0 Q0 दिया हुआ है। और इसी तरीके से
2001 में भी P0 Q0 दिया हुआ है, जो वैल्यू दिया हुआ है। तो फिर अगर हमें चाहिए क्वांटिटी चाहिए तो क्वांटिटी कैसे निकालेंगे? Q हो गया, Q इज इक्वल टू देयरफॉर V डिवाइडेड बाई P, और जब प्राइस निकालना होगा तो वो हो जाएगा P इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई Q। तो ये दोनों काम करके हमको Q0 की वैल्यू निकालनी होगी, Q0 की वैल्यू निकालनी होगी और P0 की वैल्यू निकालनी होगी। इसी तरह से P1 निकालना होगा V1 और Q1 का इस्तेमाल करके। तो Q0 की वैल्यू चाहिए हमें V0 और P0। तो V0 कहाँ है? ये है V0 और ये है P0। इसी तरीके से क्वांटिटी कंज्यूम्ड फॉर 2001, दिस इज इन फैक्ट Q1 और वैल्यू जो दिया हुआ है वो है V1। तो इसका इस्तेमाल करके हम लोग इस तरीके से वैल्यूज़ सारी निकाल लेंगे। ये सारी वैल्यूज़ निकालेंगे, कैसे निकालेंगे ये आगे हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो जो कॉलम्स रेड से लिखे हुए हैं वो इन्फॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में दी हुई है एक्चुअली। तो आपको P0 दिया हुआ था, Q1 दिया हुआ था, P0 Q0 दिया हुआ था और P1 Q1 दिया हुआ था। आपने कैलकुलेट कर लिया, जैसे कि अभी बताया था उस हिसाब से Q0 को कैलकुलेट कर लिया और P1 कैलकुलेट कर लिया, और इसी तरीके से P1 Q0 को कैलकुलेट किया, क्योंकि जब आपको मिल गया Q0 और P1 की वैल्यू मिल गई तो P1 Q0 निकल आएगा, और P0 Q1 तो के लिए जो कैलकुलेशंस थे वो तो आपको पहले से वैल्यूज़ मालूम ही थी, उस हिसाब से हमने निकाल लिया। अब जब इतना कैलकुलेशन हम कर लेते हैं तो बाकी तो हम पहले ही जैसे देखे थे उस तरीके से बाकी वैल्यूज़ कैलकुलेट हो जाएंगी। लास्ट पेयर्स इंडेक्स है वो निकल आएगा। लास्ट पेयर्स इंडेक्स की वैल्यू यहाँ पर 111 के करीब आ रही है। पार्शेज इंडेक्स है वो कैलकुलेट हो जाएगा, वैल्यूज सारी हमको मालूम है, सारे समेशंस हम निकाल चुके हैं। और फिशर्स इंडेक्स है उसकी वैल्यू भी इसी तरीके से निकल आएगी। तीनों की वैल्यू करीब करीब एक आसपास ही हैं, लेकिन थोड़ा डिफरेंस तो होगा ही, और इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये तरीका है। ऐसे इस तरह से अक्सर पूछे गए हैं क्वेश्चंस कि आपको प्राइस और क्वांटिटी के बजाय कुछ और चीज़ें दे दी जाएं, या तो प्राइस मिसिंग होगा वैल्यू की दे दी जाएगी, या क्वांटिटी मिसिंग होगी वैल्यू दे दी जाएगी। इसमें पहली बार इस तरह से क्वेश्चंस पूछा गया था, वो भी मेरे ख्याल से अगली किसी स्लाइड में होना चाहिए। आगे हम लोग देखेंगे। ये क्वेश्चन तो पूरी तरह से वैसा ही है जैसा कि पिछला क्वेश्चन हमारा था। एग्जैक्टली सेम चीज़ यहाँ पर भी कही जा रही है। जो फिगर्स हैं, जो नंबर्स हैं न्यूमेरिक, वो चेंज हो जा रहे हैं ज़रूर, डेटा अगर चेंज हो गया है, लेकिन उसी तरह का यहाँ पर भी है। प्राइस और वैल्यू बेस ईयर की दी हुई है, क्वांटिटी और वैल्यू दी हुई है करंट ईयर की, और आपसे कहा जा रहा है कि फिशर का इंडेक्स नंबर आपको यहाँ कैलकुलेट करना है। तो इसमें जो बहुत ही कॉमन मिस्टेक बच्चे करते हैं वो बिना देखे ये कर देते हैं कि जो पहली चीज़ दी हुई है वो P दी हुई होगी, दूसरी चीज़ जो दी है वो Q दी हुई है, या फिर वैल्यू समझ ही नहीं आ रहा है क्या दिया हुआ है, तो वैल्यू को जो भी चीज़ मिसिंग है उसे हमने मान लिया। तो प्राइस दिया हुआ और वैल्यू दिया हुआ है तो वहाँ पर हमने वैल्यू को क्वांटिटी मान लिया, क्वांटिटी और वैल्यू दिया हुआ है तो वहाँ पर हमने वैल्यू को प्राइस मान लिया। और ये अगर करेंगे तो फॉर्मूला लिखने के अलावा और किसी चीज़ का मार्क्स आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में यही पर्पज़ ही है, यही जानना कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं। और क्योंकि हमें ये यहाँ पर एक्चुअली इंडिसेस का एप्लीकेशन क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये समझना ज़रूरी है। फिर 2008 जैसा मैंने कहा था कि पहली बार क्वेश्चन आपसे पूछा गया था इसका, तो वहाँ पर इस तरह से प्राइस और वैल्यू दी हुई थी, तो इसमें भी इसी तरीके से सीधे सीधे हो जाएगा, वैसा ही क्वेश्चन है। लेकिन इसमें जो एक चीज़ पूछी गई है अलग, वो कहा जा रहा है टाइम रिवर्सल टेस्ट और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट बताना है। तो वो हम लोग देख लें वो कैसे करना है। तो जो प्राइस वैल्यू से कैसे डील करना है वो काम हम लोग पहले देख चुके हैं, उस हिसाब से हमने सारी चीज़ें कैलकुलेट कर ली। अब हमें देखना है जो पहले हम लोग टेस्ट देखे थे एडिक्वेसी ऑफ इंडिसेस के, तो
फिशर्स इंडेक्स पहले निकालना होगा, क्योंकि फिशर्स इंडेक्स नंबर जो है वो टाइम रिवर्सल और फैक्टर रिवर्सल को फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये देखना है। तो फिशर्स इंडेक्स निकाल लिया हमने, 122.21 की उसकी वैल्यू आ रही है। टाइम रिवर्सल टेस्ट क्या कह रहा है कि P01 इंटू P10, ये P01 हमने कैलकुलेट किया, इसे अगर हम P10 से मल्टीप्लाई कर दें तो वैल्यू 1 आनी चाहिए। ये सिंपली है टाइम रिवर्सल टेस्ट। पहले हम लोग बात कर चुके हैं कि अगर हम करंट ईयर को बेस से कंपेयर कर रहे हैं और तो जो वैल्यू आ रही है, और बेस को अगर हम करंट से कंपेयर करने लगें तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो 1 होना चाहिए। क्योंकि अगर करंट ईयर के प्राइसेस के मुकाबले करंट ईयर के प्राइसेस जो हैं बेस ईयर के मुकाबले डबल हो चुके हैं, तो इसका सिंपल मतलब है कि बेस ईयर के प्राइसेस करंट ईयर के मुकाबले हाफ थे, तो 2 इंटू हाफ यू शुड गेट द वैल्यू ऑफ 1। इसी तरह से फैक्टर रिवर्सल टेस्ट क्या है हमारा? फैक्टर रिवर्सल टेस्ट कह रहा है कि अगर फैक्टर ऑफ कंपैरिजन को चेंज कर दिया जाए और फैक्टर ऑफ वेट को भी इंटरचेंज कर दिया जाए, तो यानी कि P01 और Q01 का जो प्रोडक्ट है वो V01 के बराबर होना चाहिए। तो जो अगर उसका स्टेटमेंट हम लोग याद करें, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट ये कह रहा था कि द प्रोडक्ट ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी इंडिसेस शुड गिव यू द ट्रू वैल्यू रेशियो। प्राइस एंड क्वांटिटी इंडेक्स का जो प्रोडक्ट है उससे हमको वैल्यू इंडेक्स मिलना चाहिए। ये है फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। फिशर्स, और ये भी हम लोग वैसे तो पढ़े थे कि द फिशर्स इंडेक्स नंबर इज़ द ओनली वन टू सेटिस्फाई द फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, और जो 2-3 और टेस्ट थे जो कि सेटिस्फाई कर रहे थे टाइम रिवर्सल टेस्ट, फिशर इंडेक्स नंबर उसमें भी था ही, इसीलिए इसका नाम फिशर्स आइडियल इंडेक्स नंबर है। फिशर ने ही ये इंडेक्स भी दिया है और फिशर ने ही ये दोनों टेस्ट भी डिवाइस किए थे, जो कि लॉजिकली फॉलो होते हैं, किसी भी इंडेक्स नंबर से ये अपेक्षा होनी चाहिए। तो इस तरीके से हम लोग कंप्यूट कर लेंगे। टाइम रिवर्सल टेस्ट के लिए हमने क्या किया, P01 और P10 को मल्टीप्लाई किया, 1 आना चाहिए, और हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे, सारी वैल्यूज़ को रखेंगे, तो हम देख सकते हैं कि 995 का स्क्वायर रूट यहाँ है, 995 का स्क्वायर रूट यहाँ है, एक दूसरे से कट गया। 964 का स्क्वायर रूट यहाँ है ऊपर, इधर नीचे कट गया। 815 इधर नीचे है, इधर ऊपर है, ये कल चला गया। 788 ये चला गया, और वैल्यू मिल गई हमको 1। टाइम रिवर्सल टेस्ट इज सेटिस्फाइड। सिमिलरली द फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, इसमें हम जब सारी वैल्यूज़ रखेंगे तो हमें क्या मिल रहा है, 995 अगेन यहाँ है, ये और ये कट जाएगा। फिर 788 यहाँ है, 788 यहाँ है, ये कट जाएगा। 964 इंटू 964 इसका स्क्वायर हो जाएगा। 815 इंटू 815 इसका स्क्वायर हो जाएगा। दोनों का स्क्वायर रूट जब करेंगे तो हमें ये ट्रू वैल्यू रेशियो मिल जा रहा है। तो फैक्टर रिवर्सल टेस्ट भी सेटिस्फाई हो जा रहा है इस तरीके से, और इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि ये दोनों ही सेटिस्फाई हो रहे हैं। तो ये अलग अलग तरीके के न्यूमेरिकल्स हैं जो पूछे जा सकते हैं, और इसी तरीके से आप प्रिपेयर रहेंगे। थैंक यू, टिल वी मीट अगेन, सी यू अगेन।